सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल गुड अर्बनाइजेशन यानी सुशहरीकरण से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। शहरों को प्राय गरीबी उन्मूलन की एक तकनीक के रूप में देखा जाता है। आंकड़ों की माने तो न्यूयॉर्क शहर की समग्र जीडीपी रूस की जीडीपी के समान है, जबकि न्यूयॉर्क में रूस की तुलना में केवल 6% आबादी और 0.00005% भूमि ही मौजूद है। हालांकि कोविड-19 महामारी ने ग्रामीण इलाकों की उस धारणा को प्रोत्साहन दिया है, जिसमें माना जाता है कि एक तकनीक के रूप में शहर प्रवासियों के प्रति उनकी शत्रुता, रोग संक्रमण, हॉटस्पॉट प्रवृत्ति और डिजिटलीकरण के परिणाम स्वरूप कार्य की घटती हुई केंद्रीयता के कारण अवांछनीय है। किंतु कोविड-19 को हमारे शहरों को अधिक शक्ति और धन के साथ सशक्त बनाकर सुशहरीकरण को उत्प्रेरित करने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। आइए एक डिबेट को देखते हैं द विजार्ड वर्सेस प्रॉफिट के बारे में। शहरों का वांछनीय या अवांछनीय होना पोस्ट कोविड समय में बहस के एक विषय के रूप में उभरा है। यह 1960 के दशक में भोजन के बारे में उभरी एक बहस की याद दिलाता है, जिसे चार्ल्स मान की महत्वपूर्ण किताब द विजार्ड एंड द प्रॉफिट में समेटा गया था। नॉर्मन बोरलॉग यानी द विजार्ड एक नोबेल विजेता वैज्ञानिक हैं, जिनका मानना था कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सभी चुनौतियों का सामना कर लेंगे, और उन्होंने वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आगाज किया था। विलियम वोग्ट यानी द प्रॉफिट का मानना था कि समृद्धि इंसानों को मितव्ययिता का अवसर दिए बिना बर्बाद कर देगी, और इस प्रकार उन्होंने पर्यावरण संरक्षण आंदोलन का आगाज किया था। जहां एक और नॉर्मन बोरलॉग ने नव प्रवर्तन यानी इनोवेशन का नारा दिया, वहीं विलियम वोग्ट ने पीछे हटने यानी रिट्रीट का आह्वान किया था। आइए जानते हैं कि शहरीकरण एक समस्या है या एक समाधान। यदि शहरीकरण की प्रक्रिया एक उचित समय सीमा के भीतर घटित होती है तो यह कई सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार शहरीकरण के कुछ सकारात्मक प्रभावों में रोजगार के अवसरों का सृजन, तकनीकी एवं अवसंरचनात्मक प्रगति, बेहतर परिवहन एवं संचार, गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक एवं चिकित्सा सुविधाएं और जीवन स्तर में सुधार आदि शामिल हैं। वहीं यदि शहरीकरण की प्रक्रिया लंबे समय तक अनियमित रूप से जारी रहती है तो इसके कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। शहरीकरण लोगों को नगरों और कस्बों की ओर आकर्षित करता है, जिससे उच्च जनसंख्या वृद्धि होती है। शहरी केंद्रों में वास करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ आवासों की निरंतर कमी की स्थिति बनी रहती है। महानगर या मेगा सिटी, जिसमें 10 मिलियन से अधिक आबादी होती है, उन लोगों के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करती है जो अमीर या शक्ति संपन्न नहीं है। बेरोजगारी की समस्या शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है और शिक्षित लोगों के बीच यह और भी गंभीर होती है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर के आधे से अधिक बेरोजगार युवा महानगरीय शहरों में रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में निवास की लागत बहुत अधिक होती है। जब यह लागत अप्रत्याशित वृद्धि तथा बेरोजगारी के साथ मिलती है तो इससे गरीब लोगों की चुनौतियां और भी गंभीर हो जाती हैं और अवैध बस्तियों का प्रसार होता है। विश्व की 33 मेगा सिटीज में से 26 विकासशील देशों में हैं, क्योंकि उनके ग्रामीण क्षेत्रों में विधि के शासन, आधारभूत संरचना और उत्पादन वाणिज्य की कमी होती है। इसके अतिरिक्त इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मेगा सिटीज के अलावा हमारे अन्य शहरी केंद्र अनुपयुक्त योजना, गैर अनुमेय अवसंरचना, किफायती आवास की कमी और बदतर सार्वजनिक परिवहन जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। हालांकि मेगा सिटीज अनिवार्य रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो टोक्यो में जापान की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा मौजूद है, किंतु वहां योजना एवं निवेश के माध्यम से ऐसी व्यवस्था निर्मित की गई है जिसमें शिक्षक,
नर्स और पुलिसकर्मी जैसे आवश्यक कर्मचारियों को कार्यस्थल के लिए शायद ही कभी 2 घंटे से अधिक की यात्रा करनी पड़ती हो। शहर की गुणवत्ता के लिए सबसे व्यवहारिक मीट्रिक इतालवी भौतिक विज्ञानी सेसारे मार्चेटी ने पेश किया है, जो मानते हैं कि 30 मिनट सबसे स्वीकार्य या कहा जाए सभ्य यात्रा समय होता है, जबकि पैदल यात्रा से लेकर साइकिल, ट्रेन और कारों ने परिवहन का तरीका बदल दिया है। बंगलुरु जैसे शहर में मार्चेटी स्थिरांक यानी मार्चेटी कांस्टेंट को लागू करना लगभग असंभव है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक के कारण टैक्सी और ऑटो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलते हैं। भारत में शहरीकरण की प्रमुख समस्या कमजोर स्थानीय शहरी निकायों पर बात करते हैं। केंद्र सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 34 लाख करोड़ रुपए और राज्य सरकारों का कुल वार्षिक व्यय लगभग 40 लाख करोड़ रुपए है। वहीं 15वें वित्त आयोग के अनुमान के मुताबिक 2.5 लाख से अधिक स्थानीय निकाय प्रतिवर्ष केवल 3.7 लाख करोड़ रुपए ही खर्च करते हैं। इस असमान व्यय के कई कारण हैं, जैसे बिजली, राज्य सरकार के विभागों द्वारा पानी, बिजली, स्कूलों, स्वास्थ्य सेवा आदि विषयों को लेकर स्थानीय सरकार की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। यदि निकायों द्वारा पानी की आपूर्ति की जाए तो संपत्ति का संग्रह 100% हो सकता है। स्वायत्त ग्रामीण एवं शहरी निकायों के बजट का केवल क्रमशः 13% और 44% ही स्वयं के प्रयास से जुटाया गया था। संरचना प्रायः राज्यों को यह स्वीकार्य होता है कि उनके वित्त एवं शासन संबंधी मामलों को किसी केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाए, लेकिन राज्य सरकार स्वयं स्थानीय निकायों पर असीमित नियंत्रण का प्रयोग करती है। अधिकांश राज्यों में महापौरों एवं अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों का निलंबन या उन्हें पद से हटाना अथवा निर्वाचित स्थानीय निकायों का अतिक्रमण एक सामान्य स्थिति है। अलग अलग केंद्रीय ग्रामीण और शहरी मंत्रालयों का होना नीति को विकृत करता है। बेहतर नेतृत्व की कमी, शक्ति एवं संसाधनों की कमी एक खतरनाक दुष्चक्र की शुरुआत कर देती है, जहां महत्वाकांक्षी एवं प्रतिभाशाली लोगों को शहरों में नेतृत्व के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता है। आइए देखते हैं क्या हो सकती है आगे की राह। सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए महिलाओं, बच्चों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुशहरीकरण बेहद महत्वपूर्ण है। खराब गुणवत्ता वाले शहरीकरण के परिणाम स्वरूप केवल पुरुषों का ही प्रवास होता है, जहां महिलाओं को कृषि कार्यों, बच्चों के पालन पोषण और परिवार वालों की सेवा के लिए पीछे छोड़ दिया जाता है। उनके पास ना तो स्वास्थ्य सेवाओं का कोई आश्रय होता है, ना ही वे जीवन साथी का भावनात्मक समर्थन पाने में सक्षम होती हैं। खराब गुणवत्ता वाले सरकारी स्कूलों में जाने वाले ग्रामीण बच्चे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या सिविल सेवाओं के लिए अंग्रेजी प्रधान प्रवेश परीक्षाओं में भाषा संबंधी चुनौतियों का सामना करते हैं। किसी भी मानक का सर्वोत्कृष्ट नहीं होने के बावजूद शहरों में स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा दोनों की गुणवत्ता ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी बेहतर है। छोटे और मध्यम शहरों का पुनर्विकास, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मेगा सिटीज के अलावा हमारे अन्य शहरी केंद्र उपयुक्त योजना, गैर अनुमेय अवसंरचना, किफायती आवास की कमी और बदतर सार्वजनिक परिवहन जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। इस प्रकार छोटे एवं मध्यम शहरों पर ध्यान केंद्रित किए बिना सुशहरीकरण संभव नहीं है। शहरों को शक्ति और धन प्रदान करना। सुशहरीकरण के लिए राज्य सरकार को अपने निस्वार्थ का त्याग करने की आवश्यकता है। इससे उच्च गुणवत्तापूर्ण नौकरियों और अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे लाखों युवाओं को रोजगार प्रदान करने में मदद मिल सकती है। भारत इस मामले में भाग्यशाली रहा है कि खाद्य प्रौद्योगिकी बहस में नॉर्मन बोरलॉग ने विलियम वोग्ट पर जीत हासिल की है, यानी नवप्रवर्तन की जीत हुई है। चूंकि पोस्ट कोविड समय में शहरीकरण की बहस गति पकड़ रही है, हम आशा करते हैं कि एक बार फिर प्रोजेक्ट पर विजार्ड की जीत होगी। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।